हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अवस्थी दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यू और अवस्थी सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 3 के बाद चैप्टर नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी प्रीलिम्स के लिए है, क्या है? यानी मुद्रा बैंकिंग हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। इसके बाद फिर मुद्रास्फीति पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। तो यहां से यानी मुद्रा बैंकिंग और मुद्रास्फीति मिला के 4 से 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में रहता ही रहता है। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 11 पिलर्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में 11 खंड है। पहला है मॉनेटरी डेवलपमेंट यानी मौद्रिक विकास बताया गया है, यानी कौन कौन सी पॉलिसी, रेपो, रिवर्स रेपो अपनाई गई, उसका क्या रिजल्टेंट रहा। लिक्विडिटी, तरलता की स्थिति और उसका मैनेजमेंट कैसे किया गया, यानी आप पूरी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने जा रहे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट यानी सरकारी प्रतिभूति बाजार, उसकी पूरी संकल्पना। बैंकिंग क्षेत्र और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये आप पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा मॉनेटरी ट्रांसमिशन आप पढ़ने जा रहे हैं। बैंक की लेंडिंग, डिपॉजिट रेट, ये सारी चीजें पढ़ने जा रहे हैं। बैंक ऋण की स्थिति क्या है वो पढ़ने जा रहे हैं। एनबीएफसीज पढ़ने जा रहे हैं, गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। इंश्योरेंस पढ़ने जा रहे हैं। कैपिटल मार्केट पढ़ने जा रहे हैं। और अंत में इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस, भारतीय बेंचमार्क सूचकांक क्या होते हैं, यह संकल्पना पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत तमाम फैक्चुअल चीजें पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो भी एस्पिरेंट इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ अपनी जर्नी पूरा करना चाहते हैं यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और ये मेरे बारे में जानकारी यानी पूरा एक्सपीरियंस है, आप इसे देख सकते हैं। और आप अनअकैडमी पर कंप्लीट फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये अनअकैडमी के कुछ ऑफर्स अभी चल रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी का जीएस का और सीसेट का मॉक टेस्ट लेते हैं तो अभी आप 50% यानी 23 फरवरी तक छूट है, आप इसका लाभ उठाएं और बहुत बेहतर है वो। ये अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट है, यानी कॉम्बैट यानी आपका हर एक संडे टेस्ट होता है सुबह 11 बजे। 27 फरवरी को होगा। आपको प्राइज भी मिलती है और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते हैं, दोनों बातें होती हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का स्पेशल फीचर है प्लस कोर्स में। आइकॉनिक कोर्स में यानी आइकॉनिक कोर्स अगर आप लेते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। 2 प्रकार के प्लान होते हैं, एक प्लस एक आइकॉनिक। अंतर बस इतना है, आइकॉनिक में पर्सनल मेंटरशिप है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हैं ऑप्शनल और जीएस तो उसमें अच्छी खासी छूट होती है। अगर आप केवल जीएस लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर केवल ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर सारे ऑप्शनल हैं। हिंदी लिटरेचर मैं पढ़ाता हूँ तो आप यहाँ पर इसके लाइव कोड के साथ आकर के मुझसे पढ़ सकते हैं। आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट एंड नो प्रोसेसिंग फी है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी इकोनॉमिक सर्वे इन डेप्थ एनालिसिस। चलिए इस बात से शुरुआत करते हैं। मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता बहुत महत्वपूर्ण होता है मेंस के लिए भी, यानी जब पहली यूनिट आप पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडियन इकोनॉमी। तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है, यानी आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जो रिसोर्स को मोबिलाइज करता है इकोनॉमी में, यानी लिक्विडिटी डालता है, लिक्विडिटी निकालता है, तो इसके माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है, उसका निर्देशन करता है, नियंत्रण करता है। तो ये क्या है? ये मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ही है। जरा ध्यान रखिएगा, पहली यूनिट भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को कौन जुटाता है? एक तो सरकार, ठीक है ना, और उसके साथ साथ आरबीआई। तो दोनों का रोल मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में महत्वपूर्ण है। आज हम आरबीआई का रोल पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में आरबीआई की क्या भूमिका है, और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भूमिका है कि बजट आया, बजट 2022-23 हम इंतजार कर रहे थे कि हम मॉनेटरी पॉलिसी क्या आएगी, तो बजट को ही ध्यान में रख करके मॉनेटरी पॉलिसी आती है, याद रखिएगा। और मॉनेटरी पॉलिसी को ध्यान में रख करके ही सरकार अपनी गतिविधियों को संचालित करती है। तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहां पर देने जा रहा हूं मेंस के लिए भी। 11 पिलर्स फिर से हैं, इनका क्रमशः यानी कि कंटेंट में आप देखेंगे सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे उसका हम फैक्ट भी पढ़ेंगे। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये बेसिक टू एडवांस होगा।
या हम कह सकते हैं एडवांस टू बेसिक तो ज्यादा अच्छा होगा। पूछे क्यों? एडवांस मतलब कि सर्वे में क्या कहा गया है और यहां पर जो भी टर्मिनोलॉजी आएगी उसका हम बेसिक क्लियर करेंगे। तो ये बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मैं बहुत बेहतर ढंग से समझा पाऊंगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यहां से, ठीक है ना। पहला पार्ट से, यानी कुल 11 खंड है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहला खंड ए, यानी आप समझ गए ना, एक बार मैं बता दूं, यानी पहला यानी ए। तो हम एक एक हेडिंग करेंगे जिससे आपका सारा पार्ट क्लियर रहेगा। मॉनेटरी डेवलपमेंट यानी मौद्रिक विकास। तो सबसे पहले देखिए, यानी पॉलिसी रेपो रेट पर यथास्थिति बनी हुई है। यानी हमें यहां ये नहीं सीखना, हम तो पॉलिसी रेपो रेट अभी 10 फरवरी को 9-10 फरवरी 2022 में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है, हम तो उसको भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि पॉलिसी रेट अनचेंज है, यानी रेपो रेट 4% जैसे पिछले 10 तिमाहियों से चल रहा है, आज भी वो बना हुआ है। तो ध्यान रखें, वही चीज इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि पॉलिसी रेट यथास्थिति बनाए रखी। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर यानी पॉलिसी रेट में कुछ भी गड़बड़ किया जाता तो इस समय इकोनॉमी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति में चल रही है कोविड के कारण से, और अब हम ओवरकम कर रहे हैं। तो यथास्थिति बनाए रखी गई उस समय भी, 21-22 के वित्तीय वर्ष में भी, और उसी के बारे में यहां पर कहा गया है कि भाई एक टर्मिनोलॉजी के द्वारा उदार मौद्रिक नीति रुख। तो प्लीज पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन, एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, याद रखिएगा स्टैंस, ये क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आप सोचिए क्या आपको पता है एक उदार मौद्रिक नीति? अगर मान लीजिए आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस या उदार मौद्रिक नीति रुख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है, या उदार मौद्रिक नीति रुख से क्या आशय है, एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी से क्या आशय है, ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो आपको सबसे पहली चीज यहां पर समझनी है, वो क्या है, यह उदार मौद्रिक नीति। तो मैंने यही कहा, यानी वहां पर जो सर्वे में कहा गया, और ये हो गया आपका बेसिक मेरे प्यारे बच्चों। तो अब एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि जब केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई जीडीपी की समृद्धि के लिए मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करता है, यानी मार्केट में मुद्रा का फ्लो बनाता है। और मुद्रा का फ्लो कैसे बनाता है? रेपो रेट को कम कर देगा। क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? रेपो रेट को कम कर देगा, रेपो रेट को कम करेगा। अब रेपो रेट क्या होता है आप सबको पता है। रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर जो भारतीय बैंक होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। अब अगर रेपो रेट कम किया जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, आम लोगों को और कंपनियों को ऋण की दर आसान शर्तों पर मिलेगी और आम लोग और कंपनी दोनों ही मार्केट में डिमांड सप्लाई और इन्वेस्टमेंट के चक्र को अपनाएंगे। यही चीज सीआरआर के साथ भी होती है, यानी नगद आरक्षित अनुपात, जिसके बारे में उम्मीद करता हूं आप सबको पता होगा। तो यहां पर पहला फैक्ट आपने क्या पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, यानी उदार मौद्रिक नीति क्या होती है। तो हमने पढ़ा उदार मौद्रिक नीति होती है जब केंद्रीय बैंक यानी हमारे देश का आरबीआई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करता है। इसके लिए 2 टूल्स का इस्तेमाल करता है, एक होता है रेपो रेट को कम कर देता है। तो जब रेपो रेट को कम कर देता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका लाभ क्या होता है, क्या होता है, यानी कि लिक्विडिटी बैंकों के पास ज्यादा आ जाती है और वह बैंक क्या करते हैं, ज्यादा ऋण प्रदान करते हैं लोगों को और इन्वेस्टर्स को। तो इकोनॉमी का साइकिल चल पड़ता है। इसके अलावा कैश रिजर्व रेशियो अनुपात को भी कम किया जाता है, याद रखिएगा। यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या है, यानी कोई भी बैंक होता है उसको उसका जो कुल कैश रिजर्व होता है उसका एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। इसी को हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। अब कैश रिजर्व रेशियो अगर ज्यादा होगा तो बैंकों को ज्यादा रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब बैंकों के पास लोगों को और निवेशक को पैसा कम पड़ जाएगा। तो ऐसे में अगर यह दर कम है तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा है लोगों को और इन्वेस्टर्स को देने के लिए। तो यही है उदार मौद्रिक नीति। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या उदार मौद्रिक नीति आप समझ गए
क्या आप उदार मौद्रिक नीति समझ गए? समझ गए तो फिर मजा ही मजा है। अब आते हैं यानी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। मौद्रिक नीति समिति क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, यह भारत सरकार द्वारा एक गठित समिति है, याद रखिएगा। और इसका काम क्या है कि ब्याज दर को अर्थव्यवस्था के अनुकूल बनाना। तो इसीलिए मैंने कहा एमपीसी का रोल क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, यानी ब्याज दर इस प्रकार से निर्धारित करना कि जिससे इकोनॉमी बेहतर ढंग से चले। और इसकी स्थापना जून 2016 में की गई है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो आरबीआई के जो गवर्नर महोदय होते हैं इस एमपीसी के वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट, आरबीआई एक्ट के अनुसार क्या है, आरबीआई एक्ट के अनुसार इसमें कुल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 आरबीआई से रिलेटेड होते हैं और 3 याद रखिएगा क्या होते हैं, क्लियर है, 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 अन्य होते हैं, ये याद रखिएगा। निर्णय बहुमत के आधार पर होता है, लेकिन अगर मत बराबरी की स्थिति हो तो क्या हो जाता है, यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं इनका मत निर्णायक हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद दोनों कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं, दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, तो अब एक चीज यहां पर मैं फिर से आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों बनी, आप सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे इसी उदार मौद्रिक नीति के बारे में, याद रखिएगा। यानी हम 2 मिनट के लिए आपको समझाएंगे कि जो आरबीआई है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करके इकोनॉमी में किस प्रकार से लिक्विडिटी डालता है और किस प्रकार से लिक्विडिटी निकालता है और रिसोर्स का मोबिलाइजेशन करता है। 1 मिनट के लिए बस मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। तो मेरे बच्चों आरबीआई अगर हम यहां लिख दे तो आरबीआई के पास ये क्या है, एक टूल है, एक उपकरण है, जिसके माध्यम से आरबीआई क्या करता है, यानी ये मात्रात्मक उपकरण है। मौद्रिक नीति का क्या है, मात्रात्मक 2 प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव है उपकरण है और बड़ा देखेंगे आप कि क्वालिटेटिव का कहीं जो है उल्लेख ही नहीं, जैसे मोरल सुएसन और ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक सर्वे में जिक्र ही नहीं है। तो आरबीआई का इसका मतलब मेन टूल क्या है, वो है मात्रात्मक। और मात्रात्मक में याद रखिएगा रेपो रेट, जिसे पॉलिसी रेट कहते हैं। पॉलिसी रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के आधार पर जो है सभी अपनी पॉलिसी निर्धारित करते हैं। और रिवर्स रेपो याद रखिएगा, इन दोनों के माध्यम से वो क्या करता है, वित्तीय तंत्र में क्या करता है, यह इन्हीं के माध्यम से वित्तीय तंत्र में लिक्विडिटी यानी तरलता को कंट्रोल करता है। क्या करता है, तरलता को कंट्रोल करता है और उसके माध्यम से महंगाई की दर पर लगाम लगाता है। इसका मतलब है महंगाई की दर को नियंत्रित करने के लिए यह इसका महत्वपूर्ण उपकरण है, याद रखिएगा। यानी महंगाई ही केंद्र में है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए, बड़ा अच्छा पॉइंट है, महंगाई को ध्यान में रखते हुए रिवर्स रेपो रेट का जो आरबीआई उपयोग करती है, याद रखिएगा। अब मान लीजिए रेपो रेट अगर ज्यादा हो जाए, रेपो रेट अगर ज्यादा हो जाए यानी प्लस हो जाए, तो रेपो रेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो जो बैंक हैं उनको ऊंची दरों पर लोन मिलता है केंद्रीय बैंक से यानी आरबीआई से। इसका परिणाम क्या होता है, इसके कारण वे ऊंची दरों पर लोन बांटते भी हैं। अब अगर ऊंची दरों पर लोन बांटेंगे तो कौन लेगा, क्या आम आदमी जब रेट ज्यादा होगा जाएगा बैंक में, नहीं जाएगा। इन्वेस्टर जाएगा बट कम जाएगा। तो ऑब्वियस है ऊंची दर के कारण इकोनॉमी में जो रिसोर्स का मोबिलाइजेशन होता है वो बेहतर नहीं होगा। बट अगर रेपो रेट कम हो जाए यानी इसको कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, बैंकों को सस्ती दरों पर आरबीआई से कर्ज मिलेगा और बदले में वो क्या करेंगे, सस्ती दर पर कर्ज बांटेंगे भी। क्या करेंगे, सस्ती दर पर कर्ज बांटेंगे
अब ऑब्वियस अगर सस्ती दर पर मिलेगा तो आम आदमी कहेगा भैया हमको स्कूटर खरीदना है, हमको कार खरीदनी है, वो भी जाएगा और निवेशक भी जाएगा कि बड़ा अच्छा मौका, फटाफट ब्याज दर कम है, इन्वेस्टमेंट के लिए ऋण ले लो। इसका मतलब है जब ये कम होता है रेपो रेट तो यानी लोन क्या होता है, सस्ता मिलता है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। याद रखिएगा क्यों भाई, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होता है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। अब आप देख सकते हैं खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, तो ये अच्छी चीज है, लोगों की खरीदने की क्षमता यानी बढ़ जाती। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो, अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो अब आप देख सकते हैं, यानी जब रिजर्व बैंक को महंगाई कंट्रोल करना होता है तो वह रेपो रेट को बढ़ा देता है। क्या करता है, रेपो रेट को ये देखिए बढ़ा देता है, यानी अगर महंगाई ज्यादा हुई तो रेपो रेट बढ़ा देगा, इससे लिक्विडिटी घट जाएगी और महंगाई कंट्रोल में आ जाती है। याद रखिए, तो ये हो गया रेपो रेट की पूरी संरचना घटाने और बढ़ाने को लेकर के। अब अगर हम कोविड के दौर में आ जाएं जिस पर इकोनॉमिक्स यानी ये इकोनॉमिक सर्वे भी पूरा का पूरा फोकस है, तो कोविड के कारण यानी कोरोना के कारण हमारी इकोनॉमी यानी हमारी जीडीपी पर बुरा असर हुआ। ऐसे में रिजर्व बैंक ने क्या किया, रेपो रेट को कम किया और मार्केट में अब देखिए लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन किया, यानी लोगों को कर्ज सस्ती दर पर, आम लोगों को, निवेशक को। याद रखिएगा इससे आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तेजी आई मेरे बच्चों। लेकिन आपको पता है महंगाई भी आ गई ना, मुद्रास्फीति हम लोग पढ़े, यहां अभी नहीं लिखा है लेकिन वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये दोनों बढ़े हुए हैं। तो इसका मतलब है यह कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ गए। अब आता है रिवर्स रेपो। अब भाई ये रिवर्स रेपो क्या है, यानी रेपो के द्वारा लिक्विडिटी डाली जाती है प्लस माइनस। अब इसके बाद सेम यही प्रक्रिया किसके द्वारा, यानी रिवर्स रेपो के द्वारा की जाती है। अब देखिएगा रिवर्स रेपो क्या है, ये रिवर्स रेपो, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यानी इसके द्वारा जो एक्सेस लिक्विडिटी है वह आरबीआई मार्केट से खींच लेता है। याद रखिए, यानी जब भी हमारे केंद्रीय बैंक आरबीआई को लगता है कि सिस्टम में लिक्विडिटी ज्यादा हो गई है, यानी लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा हो गया है, मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो वह रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। अब जब वो बढ़ा देता है तो स्वाभाविक है यानी मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। याद रखिएगा, ठीक है ना, यानी जब महंगाई दर बढ़ती है तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर रिजर्व बैंक लिक्विडिटी को घटा देता है। याद रखिएगा, ठीक है ना, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है। अब इसका मतलब है रिवर्स रेपो क्यों बढ़ाया जाता है, तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। और एक फैक्ट आपको जो नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, जो रेपो रेट होता है वह रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है, ये हमेशा याद रखें। ये जो रेपो रेट है ये रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है, ये फैक्ट हमेशा याद रखिएगा। रेपो रेट की मदद से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, याद रखिएगा, और फंड के फ्लो को घटाया और बढ़ाया जाता है। और रिवर्स रेपो रेट की मदद से कैश फ्लो कंट्रोल किया जाता है, ये जरा याद रखिएगा, कैश फ्लो कंट्रोल किया जाता है। आई होप आप इस संकल्पना को पूरी तरह समझ गए हैं, और समझ गए हैं तो आप बहुत अच्छे से यानी इस कॉन्सेप्ट को भी फिर से समझ गए हैं, एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी। और इन सब टर्मिनोलॉजीज को याद रखिएगा, जरूरी नहीं पीटी में ना आए तो हमें याद नहीं होना चाहिए। उदार मौद्रिक नीति, कोविड का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जब प्रभाव पड़ेंगे या सरकार कोविड के टाइम पर सरकार की नीतियों पर बातचीत करेंगे तो वहां पर भी अगर आपको यह पता है एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, यह टर्म आपके दिमाग में तो आप इस्तेमाल कर पाएंगे कि कोविड के टाइम पर हमने एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है। अब यहां आता है टेबल 1, रिवीजन इन की रेट्स सेट बाय आरबीआई। अब देखिए, तो हमको ये इफेक्टिव डेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, रेपो रेट। हमें क्या पढ़ने, कॉन्सेप्ट रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो परसेंट ऑफ एनडीटीएल, यानी अब आपको एनडीटीएल पता होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो आपको पता है,
फिर स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, ये भी एनडीटीएल के परसेंट पर होता है। एमएसएफ रेट और बैंक रेट परसेंट यहां पर लिखा गया। तो ये जो एमएसएफ रेट और बैंक रेट है एक साथ दिया गया है, बट मैंने अभी तक जो पढ़ा है एमएसएफ और बैंक रेट को हम अलग पढ़ते हैं क्योंकि दोनों की संकल्पना में मूलभूत अंतर है। तो मैं इसको अलग पढ़ाऊंगा, इनके पैटर्न पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग अपने ढंग से मेरा वाला पैटर्न नहीं अपनाएगा, क्योंकि ये मेरी भी समझ से परे है कि इकोनॉमिक सर्वे, और आप किसी विश्लेषक से पूछेगा भी जो है इसको मैं मतलब मैं और रमेश सिंह सर जो क्लास लेंगे 8 बजे ट्यूसडे को, उसमें भी मैं ये क्वेश्चन रखूंगा कि भाई जब दोनों की मूलभूत संकल्पना में अंतर है तो हम एक साथ इनके डेटा को कैसे दे सकते हैं। तो ये मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूँ, बट हमें यहाँ पर सारी टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, ध्यान रखें। रेपो रेट देखिए, ट्रेंड देखिए 2020 में देखिए, ठीक है ना, कैसे देखिए कैसे 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 कम हो रहा है। आप देखिए लगातार कम हो रहा है, और पिछले 2020 से तो अभी तक, यानी अभी 2022 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 7 8, यानी अभी फरवरी तक लगातार अनचेंज, यानी कि देख सकते हैं कोविड के टाइम पर रेपो रेट को कैसे कम किया गया। तो अब आप कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे भैया क्यों कम किया गया है, तो आप बता देंगे ना, मार्केट में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स में एनिमल स्पिरिट खत्म थी। चूंकि इन्वेस्टर प्राइवेट सेक्टर का जो होगा तभी करता है जब उसे लाभ मिलता है, और बहुत से लोगों का रोजगार छूटा तो उनके पास पैसा था नहीं, और या उनकी इनकम कम हुई, तो मार्केट से डिमांड को बनाए रखने के लिए ये काम किया गया है। तो ये आपको पता है, ये मैंने आपको समझा दिया रेपो रेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक बार अपना अपना सर हिलाते चलेगा अपने अपने घरों में कि क्या रेपो रेट का कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो गया। रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो गया। अब दो आते हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ध्यान रखिएगा। तो कैश रिजर्व रेशियो पर हम लोग सबसे पहले एनडीटीएल लिखा हुआ है, यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि और बेहतर ढंग से आप इसको समझ पाएंगे, एनडीटीएल। और आप डेटा पे मत जाएंगे, बस केवल कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये क्या होता है? यानी जब बैंक में कोई भी व्यक्ति पैसा जमा कराता है, कोई भी संस्था पैसा जमा कराती है, तो उसकी दो प्रकार की जवाबदेही होती है जिसने पैसा जमा कराया। एक होता है टाइम लायबिलिटी। क्या होता है? टाइम लायबिलिटी। एक होता है डिमांड, यानी एक होता है डिमांड लायबिलिटी, याद रखिएगा, ठीक है ना। टाइम लायबिलिटी का मतलब होता है एक समय के बाद मान लीजिए आपने पैसा बैंक में जमा कराया, तो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बैंक को ग्राहक को पैसे देने होते हैं। और डिमांड लायबिलिटीज यानी कि मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया है या कुछ भी किया है, तो आप क्या मांगेंगे, यानी वहां पर पैसा अपना मान लीजिए एक समय के बाद मांगते हैं, तो डिमांड डिपॉजिट, बैंक को पैसा देना पड़ता है। तो इसीलिए एनडीटीएल कहा गया है। यानी यह संकल्पना क्या है? यह बैंकिंग अवधारणा को मजबूत बनाती है, याद रखिएगा। जैसे डिमांड लायबिलिटी में आपने करंट अकाउंट किया है, ठीक है ना। फिक्स्ड को हम यहां नहीं लाएंगे बच्चों, या मुझे यहां लिखना था, मैंने यहां लिख दिया फिर से। यानी जो डिमांड लायबिलिटी होती है उसमें कौन कौन से, जैसे करंट अकाउंट आपका है और आपको कंपनी चला रहे हैं, आपको तुरंत पैसे की आवश्यकता है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। जैसे सेविंग अकाउंट का पैसा आप निकाल रहे हैं, तो ये सब क्या है? जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं? यानी कि डिमांड लायबिलिटीज होती हैं। टाइम लायबिलिटीज में जो एफडी यहां पर आता है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी एक समय के बाद जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो कैश सर्टिफिकेट्स होते हैं, बहुत सी चीजें, तो बस यहां समझिएगा एनडीटीएल का, ठीक है ना, ठीक है। यानी ये एनडीटीएल पर ही ये रेशियो निकाले जाते हैं, बस इतना याद रखिएगा। एनडीटीएल पर ही कैश रिजर्व रेशियो निकाला जाता है, एनडीटीएल पर ही स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो निकाला जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैश रिजर्व रेशियो परसेंट ऑफ एनडीटीएल। तो आप देखिए लगातार कम किया गया है पहले, यानी देखिए आप 20 में इतना था, फिर कम किया गया है और फिर बढ़ा दिया गया है, और अभी वो लगातार 4 पर स्थिर है, याद रखिएगा। क्या है? 4 पर स्थिर है।
तो कैश रिजर्व रेशियो की भी संकल्पना आपको पता है, आपको इसको निकाल लेना है। पीटी का क्वेश्चन है कि कैश रिजर्व रेशियो किस पर निकाला जाता है, तो एनडीटीएल पर। और कैश रिजर्व रेशियो अगर कम होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि बैंकों को आरबीआई के पास कम कैश रखना पड़ता है तो बैंकों के पास पैसा ज्यादा होता है। अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाता है तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है, वो मार्केट में पैसा कम इन्फ्यूज करते हैं, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है। अब आता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, याद रखिएगा। सरकार का लक्ष्य मैं यहां पे बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, इसका लक्ष्य 18% तक लाना। और देखिए इस समय 18% पर हम चल रहे हैं, याद रखिए, ठीक है ना, क्लियर है। एसएलआर क्या होता है, यानी प्रत्येक बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ अनुपात, एसएलआर हम पढ़ रहे हैं, एसएलआर क्या है, प्रत्येक बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ अनुपात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की वित्तीय प्रतिभूतियों या बॉन्ड में निवेश करना होता है। प्रत्येक बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ अनुपात केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की वित्तीय प्रतिभूतियों या बॉन्ड में निवेश करना होता है, याद रखें। इस अनुपात को ही हम एसएलआर कहते हैं, याद रखिएगा। और यह जमा किस चीज में होती है, मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों यानी जो बॉन्ड होते हैं, दूसरा नकदी, तीसरा सोना, इसमें निवेश किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो बस इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी भी मात्रा कम होती है तो लिक्विडिटी बैंकों के पास ज्यादा होती है, मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो लिक्विडिटी बैंकों के पास कम हो जाएगी। सेम वही इंपैक्ट चलेगा जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर में चला था, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है, ठीक है ना, क्या आता है, मार्जिनल स्टैंड फंडिंग रेट और बैंक रेट, याद रखिएगा। यानी बैंक दर और एमएसएफ के बारे में कहा गया, लेकिन इन्होंने यहां इकट्ठा रख दिया तो मैं यहां ये नहीं बताऊंगा। लेकिन चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा में है तो हम इसका केवल क्या सीखेंगे, हम यहां पर सीखेंगे दोनों होते क्या, यानी बैंक रेट क्या है और उसके बाद एमएसएफ क्या है, याद रखिएगा, बैंक रेट और एमएसएफ क्या। यानी बैंक रेट क्या, वह दर जिस पर बैंक बिना प्रतिभूतियों की बिक्री के भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, उसे हम बैंक रेट कहते हैं। यानी समझिएगा इसको, रेपो रेट के विपरीत बैंक रेट में सुरक्षा की कोई बिक्री नहीं होती और ये दीर्घकालिक रूप से चलते हैं, यानी ऐसा पैसा बैंकों द्वारा तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि के लिए उधार लिया जाता है। एमएसएफ क्या होता है, ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उपलब्ध है, याद रखें, गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उपलब्ध नहीं। अभी अनुसूचित क्या होते हैं, गैर अनुसूचित क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो एमएसएफ होता है यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए उपलब्ध एक बहुत ही अल्पकालिक, बहुत ज्यादा अल्पकालिक उधार सुविधा है एमएसएफ। यानी विपरीत परिस्थिति हो जाए और बैंकों के पास अगले दिन की कार्रवाई के लिए पैसा ना हो तो याद रखिएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एमएसएफ, याद रखिए। यानी यह दर वह दर होती है, यह दर वह दर होती है जिस पर ये बैंक, यानी कौन से, जो बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो एमएसएफ ले रहे हैं, मैंने यहां लिख दिया एमएसएफ, ठीक है। तो एमएसएफ दर वह दर होती है जिस पर यह बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ आरबीआई से रातों रात, ओवरनाइट, रातों रात उधार लेते हैं, याद रखिएगा। यानी जब बैंकों को गंभीर नकदी की समस्या हो, ठीक है ना, तो ऐसे में अपने अगले दिन की बैंकिंग कार्रवाई चलाने के लिए ये एमएसएफ की सुविधा आरबीआई की तरफ से बैंकों को प्रदान की गई है। बट याद रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है बच्चे, इससे अलग है ये, लेकिन अब वहां दोनों साथ साथ दिया गया। अब अगर हम एमएसएफ रेट को बढ़ा दें, यानी इसकी दर को बढ़ा दें बच्चे, तो क्या हो जाएगा, यानी बैंक अब आरबीआई से उधार लेने की जो लागत होती है वो ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लागत ज्यादा हो जाएगी। तो आप बताइए मार्केट में क्या हो जाएगा, मार्केट में धन की आपूर्ति कम हो जाएगी ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, धन की आपूर्ति कम हो जाएगी। तो एमएसएफ को आप ऐसा समझिए, विपरीत परिस्थितियों के लिए आरबीआई ने बनाया कि किसी बैंक को अगर अपने अगले दिन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए लिक्विडिटी क्रंच की समस्या का सामना करना पड़े तो एमएसएफ के द्वारा वो रातों रात आरबीआई से उधार ले सकता है, बट इसका रेट बहुत ज्यादा होता है,
याद रखिएगा। और इसमें अगर आरबीआई वृद्धि करता है तो बैंक कम ले पाते हैं, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम जाती है। अगर एमएसएफ कम होता है तो मार्केट में यानी कि बैंक ज्यादा ले पाते हैं और मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा जाती है, याद रखिएगा। बट इन दोनों के बीच में बहुत अंतर है ये, और यहां पर आरबीआई ने ऐसा मतलब इसमें एमएसएफ रेट और बैंक रेट, ठीक है ना, एक साथ किया गया। मुझे लगता था अलग अलग, लेकिन मुझे लग रहा है यहां पर दोनों को एक यानी दोनों को एक ही रेट पर रखा गया, इसलिए यहां पर दिया गया है। तो अब आप देखिए दोनों का रेट क्या है। अगर हम कंबाइंड देखें, कंबाइंड मतलब जरा समझिएगा, यानी दोनों में इतना ही रहा, इसलिए एक ही कॉलम में दिया गया है जो पढ़ने के बाद निकल के आ रहा है। तो पहले एमएसएफ और बैंक रेट दोनों इतने थे, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। अब देखिए लगातार उसी पर बना हुआ। इसका मतलब है एमएसएफ में भी कोविड के पहले की जो तीव्रता थी उसको कम किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में उदार रहा है। अब अगर आपसे कोई पूछता है एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, में एक कॉन्सेप्ट लिखाता हूं, मेंस का क्वेश्चन भी लिखाता हूं, ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं कि कोविड-19 के समय भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए या भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उदार मौद्रिक नीति अपनाई। सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सोदाहरण कहां से स्पष्ट करें, एग्जाम्पल कहां से आएगा? तो आप देख सकते हैं यही चार्ट। यस, अगर हम 6 फरवरी 2020 यानी लॉकडाउन और उसकी स्थिति के पहले रेपो रेट को देखें और उसके बाद लॉकडाउन और उसके बाद की स्थिति को देखें, तो हम कहेंगे पहला कि रेपो रेट के स्तर पर यानी उदार मौद्रिक नीति अपनाएगी। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? मेंस में हम कैसे यूज कर रहे हैं। फिर अगर हम रिवर्स रेपो रेट को देखें तो आप देख सकते हैं इसमें भी गिरावट आई, उदार मौद्रिक नीति का प्रमाण है। कैश रिजर्व रेशियो आप देख सकते हैं लगातार स्टेबल बनाए रखा गया है, यानी यह भी उदार मौद्रिक नीति का उदाहरण है। और एनडीटीएल का एसएलआर भी आप देख सकते हैं लगातार अपरिवर्तित रखा गया है, यह भी उदार मौद्रिक नीति का उदाहरण है। और एमएसएफ रेट और बैंक रेट को भी लगातार कम किया गया है, यह भी उदार मौद्रिक नीति का उदाहरण है। अब बताइए क्या यह कॉन्सेप्ट पहले आपके दिमाग में था कि एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी यानी ऑब्वियस यार भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड का इंपैक्ट और भारत सरकार की नीति, तो भैया आप लिखेंगे ना भारत सरकार की नीति में केंद्रीय बैंक की नीतियां, क्योंकि केंद्रीय बैंक सरकार का ही तो बैंकर होता है ना। आप सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये है, याद रखिएगा। बट क्योंकि दोनों को यहां दिया गया है तो मेरी ये जिम्मेदारी है मैं आप लोगों को एमएसएफ और बैंक रेट के बारे में कुछ अंतर भी बता दूं जो प्रीलिम्स के लिए ताबड़तोड़ आपकी तैयारी को आगे बढ़ाए। तो आप देख सकते हैं यानी बैंक रेट और इसके बाद एमएसएफ यानी एमएसएफ, दोनों को आप देख सकते हैं। तो अगर हम दोनों का अंतर देखें तो अगर हम डेफिनेशन के स्तर पर देखें, बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक बिना प्रतिभूतियों की बिक्री के, यानी कुछ गिरवी रिवी नहीं रखनी, बिना प्रतिभूतियों की बिक्री के आरबीआई से धन उधार लेते हैं, वो भी दीर्घकालिक। ये अल्पकालिक नहीं होता, रेपो अल्पकालिक होता है, ये दीर्घकालिक होता है पहला। एमएसएफ बच्चा वह दर है जिस पर ये बैंक यानी जो भी अनुसूचित बैंक होते हैं सरकारी प्रतिभूति यानी कुछ जमा करते हैं, तब आरबीआई से वो क्या करते हैं, रातों रात धन लेते हैं, जिससे कि उधार लेते हैं, मतलब अपनी अगले दिन की बैंकिंग प्रक्रिया को पूरा कर सके, यानी एक प्रकार से आपातकालीन है ये, ठीक है ना। और अब देखिए पहला हो गया डेफिनेशन, दूसरा हो गया अगर आप देखें तो बैंक रेट क्या है, अर्थव्यवस्था में जो मनी है उसकी डिमांड कितनी है और उसकी आपूर्ति कितनी होनी चाहिए, इसके आधार पर बैंक रेट निर्धारित किया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन एमएसएफ में क्या है, यानी जब बैंकों को, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जब नकदी की गंभीर कमी हो जाए या तरलता यानी उनके पास अगले दिन के बैंकिंग क्रियाकलाप के लिए पैसा ना हो, तो वैसे में यानी ये आपातकालीन है, सिंपल सी बात है। और यह एक संरचनात्मक व्यवस्था है, स्ट्रक्चरल है, याद करिएगा। दोनों को ही कंट्रोल आरबीआई करता है, आपको ये पॉइंट भी याद रखना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद
कि बैंक रेट जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियस है दीर्घकालिक रूप से ब्याज दरें भी उतनी ही ज्यादा होंगी, और उसी हिसाब से मार्केट में बैंक रेट ज्यादा है तो लिक्विडिटी कम होगी, बैंक रेट कम है तो लिक्विडिटी ज्यादा होगी। वही वाला कॉन्सेप्ट जो रेपो, ठीक है ना। लेकिन अगर एमएसएफ उच्च है, ये ज्यादा, इसका मतलब है कि बैंक रातों रात ओवरनाइट जो आरबीआई से उधार ले रहे हैं उसकी लागत बहुत ज्यादा है। तो एमएसएफ उच्च है तो इसका मतलब लिक्विडिटी कम होगी, एमएसएफ निम्न है तो इसका मतलब है लिक्विडिटी ज्यादा होगी। तो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? बस इतना ही अंतर है। आरबीआई बैंक रेट में आपको कोलेट्रल जमा करने की जरूरत नहीं, यानी कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, सिंपल। लेकिन हर बाकी अन्य सभी में रखना पड़ता है। ठीक है, ये रात भर के लिए ओवरनाइट होता है एमएसएफ। अब आप सोचिए कि क्या ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मेरे प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके बताइए मजेदार ढंग से समझ में आया कि नहीं? अब आपको मजा आया कि नहीं? अगर आप कोई आपसे पूछे एक्मोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी तो आप कहेंगे यस। अगर हम रेपो रेट को देखें तो, रिवर्स रेपो रेट को देखें तो, कैश रिजर्व रेशियो को देखें तो, एसएलआर को देखें तो, एमएसएफ और बैंक रेट को देखें तो हम कह सकते हैं कि कोविड के काल में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे भारत के केंद्रीय बैंक ने उदार मौद्रिक नीति अपनाई है, और जिसके आधार पर प्री पैंडेमिक लेवल पर इकोनॉमी पहुंची है। आई होप आप समझ गए होंगे, बाकी यहां से आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये सारे फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ये डायग्राम देखिए, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये है पॉलिसी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो आप देखिए पॉलिसी यानी कि रेपो रेट को पॉलिसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के आधार पर पॉलिसी बनाते हैं इन्वेस्टर्स और सभी आर्थिक क्रियाकलाप करने वाले लोग, मेरे प्यारे बच्चों। अब आई होप आप बहुत अच्छे से समझें। अब आते हैं रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। तो आप देखिए पहले कहां था, अप्रैल 2011 में। अब उसके बाद देखिए गिरते 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 ये देखिए लगातार ऐसे चल रहा है। तो आप 20 का, और ये हो गया आपका रिवर्स रेपो। तो आप देख सकते हैं, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, एक बार फटाफट बताएं। अब हम आते हैं पहले के बाद, यानी कुल 11 हैं। अब हम दूसरे पे आते हैं, लिक्विडिटी कंडीशन एंड इट्स मैनेजमेंट, तरलता की स्थिति और उसका प्रबंधन। पहले वाले पार्ट का ही विस्तार है, यानी यहां साफ कहा गया और कुछ भी नहीं कि यानी आरबीआई ने तरलता समायोजन सुविधा एक, उसके पास यह भी टूल्स है, मौद्रिक नीति का एक उपकरण है, इसके माध्यम से तरलता मार्केट में बनाए रखी है। बस इतना आपको याद रखना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का भी इस्तेमाल किया। अब आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है मेरे बच्चे। यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के संदर्भ में उपयोग किया जाने वाला यह क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एक उपकरण है जो क्या करता है, यानी जो बैंकों को रेपो के माध्यम से धनराशि उधार लेने, बैंकों को रेपो के माध्यम से, यानी रेपो के माध्यम से धन उधार लेने, या रिवर्स रेपो के माध्यम से, आरआर के माध्यम से आरबीआई को ऋण देने की अनुमति प्रदान करता है। आरबीआई को ऋण देने की अनुमति प्रदान करता है। जरा समझिएगा इसका मतलब क्या। अरे भाई एक एडजस्टमेंट सुविधा, ठीक है ना, एक एडजस्टमेंट सुविधा है जिसे 1998 में बैंकिंग सुधारों पर एक समिति बनी थी, नरसिम्हम समिति। कौन सी? नरसिम्हम समिति बनी थी। उसी समिति की अनुशंसा पर, याद रखिएगा, उसी समिति की अनुशंसा पर इसकी शुरुआत की गई थी एलएएफ की। यानी एलएएफ की मदद से मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल भाषा में अगर आप इसको समझना चाहते हैं, तो जो आरबीआई है वो तरलता का प्रबंधन करता है। वही चीज यहां पर कहा गया, तरलता की स्थिति और उसका प्रबंधन। तो ये एलएएफ के माध्यम से किया जाता है, आरबीआई करता है, याद रखिएगा। और इसमें बैंक रेपो या रिवर्स रेपो के माध्यम से धन उधार लेने, याद रखिएगा, और रेपो के माध्यम से धन उधार लेने
या रिवर्स रेपो के माध्यम से आरबीआई को ऋण देने का अवसर प्रदान करके आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। यानी अरे भाई, जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ानी हो और जब मुद्रा आपूर्ति घटानी हो, यही तो हो गया ना तरलता का मैनेजमेंट। तो यही है, याद रखिए। यानी मुद्रास्फीति जब ज्यादा हो जाए तो हमें इससे बड़ी सहायता मिलती है, हम तरलता को एडजस्ट कर लेते हैं। यानी फिर से समझिएगा, अब क्योंकि ये अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ गई तो एलएएफ क्या करेगा, बढ़ा देगा, प्लस कर देगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, और फिर अगर उसको मार्केट में पैसा लाना है तो घटा देगा। यानी मुद्रास्फीति के उच्च स्तर का प्रबंधन करने के लिए आरबीआई तरलता समायोजन सुविधा का उपयोग भी करता है। यह रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाती, ठीक है ना। और मान लीजिए मंदी है तो क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा, धन की आपूर्ति बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। तो यही है, आप इसको भी एक बार, तो सिंपल है, यहां यही कहा गया कि आरबीआई ने इस सुविधा का इस्तेमाल करते हुए क्या किया है, तरलता का बेहतर प्रबंध किया है। याद रखिएगा। तो आपको एलएएफ के माध्यम से दो बातें ध्यान रखनी है, यह रेपो और रिवर्स रेपो दोनों के तहत चलता है। याद रखें, यानी एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। 1998 नरसिम्हम समिति, आप याद रखिएगा, तरलता का मैनेजमेंट करने के लिए होता है। दो आधारों पर होता है, रेपो के माध्यम से भी और रिवर्स रेपो के माध्यम से होता है। जब रेपो के माध्यम से होता है तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना, धन उधार लेने की शक्ति प्लस या माइनस की जाती है, और रिवर्स रेपो के माध्यम से आरबीआई को ऋण देने का अवसर प्रदान करके आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी एलएएफ बढ़ा देंगे तो मुद्रा आपूर्ति मार्केट में कम हो जाएगी, एलएएफ घटा देंगे तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, यही है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, यही कहा गया, यहां पर लिखा हुआ, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी कंडीशन अच्छी है, बताने की जरूरत नहीं है। अब तीसरा पॉइंट आता है सरकारी प्रतिभूति बाजार में विकास। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग खुद भी इसको पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए एलएएफ थोड़ा ज्यादा कम, जो भी समझ में आ रहा, चूंकि बहुत से बच्चे हैं हिंदी माध्यम में जिनका बहुत ज्यादा कमजोर है। क्या कमजोर है, इकोनॉमिक्स। तो ऐसे में आपको मतलब एक रास्ता मैं बता रहा हूं, आप इसको 2-3 बार सुनेंगे तब जाकर के आपको बेहतर ढंग से याद आ जाए। अब सरकारी प्रतिभूति बाजार में विकास, चौथा पॉइंट। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, ये क्या बोला, ठीक है ना। तो अब आप देखिए ये क्या बोला है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैसा काम कर रही है, तो पहले घटी फिर बढ़ी। याद रखिएगा, यानी जब बाजार में सकारात्मक बदलाव आता है तो यह बढ़ता है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, यानी सबसे पहले समझिएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया गया एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, एक व्यापार योग्य साधन। यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है। तो पीटी का क्वेश्चन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, आप इसको अच्छे से पकड़िएगा। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य साधन या सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है। यानी सरकारी प्रतिभूतियों को स्थिर आय और बाजार में अस्थिरता के खिलाफ बचाव की पेशकश करने के लिए स्वीकार किया जाता है। यह इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ऐसी प्रतिभूतियां अल्पावधि, आमतौर पर 1 वर्ष से कम की परिपक्वता वाली जो होती हैं उन्हें हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, या लंबी अवधि की जो होती हैं, जो 1 वर्ष या उससे अधिक की मैच्योरिटी जिनकी होती है, उसको सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां कहते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप अच्छे से पढ़ लीजिए। केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड यानी 1 वर्ष से ज्यादा वाली ही जारी करती हैं। और इनको जो राज्य सरकारें, याद रखिएगा,
जो यह जारी करती है उन्हें राज्य विकास ऋण कहा जाता है। तो पीटी का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे राज्य विकास ऋण क्या होता है तो आप बताएंगे राज्यों की वह सरकारी प्रतिभूतियां जिन्हें वह आमतौर पर 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाले बॉन्ड के रूप में जारी करती है, उसे हम राज्य विकास ऋण कहते हैं। आई होप आप समझ गए, ठीक है ना। तो क्योंकि भाई सरकारी प्रतिभूतियां हैं, मार्केट में जब ये डाली जाती हैं तो इनकी नीलामी होती है और ठीक है, और इनकी खरीदारी अच्छी होती है। उसके पीछे रीजन होता है कि भाई सरकार की होती है तो इसमें कोई डिफॉल्ट का जोखिम नहीं होता, इसलिए इनको जोखिम मुक्त गिल्ट एज उपकरण भी कहते हैं। तो पीटी का क्वेश्चन, जोखिम मुक्त प्रतिभूति उपकरण कौन होती हैं? तो गवर्नमेंट जो भी होती हैं यानी सिक्योरिटीज, उसी को कहा जाता है, याद रखें, ठीक है ना। क्लियर है? यानी अब इसका एक और फंडा मैं बता देता हूं कि भारत में सरकारी प्रतिभूतियां बेची कैसे जाती हैं, इनकी नीलामी होती है, ठीक है ना। यहां आरबीआई क्या करता है, इनकी बोली लगाने की अनुमति देता है। यह दोनों बाजार में होती हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में। प्राथमिक बाजार में बैंक, केंद्रीय और राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थाएं और बीमा कंपनियों के बीच ये नए जारी किए जाते हैं और फिर यही सरकारी प्रतिभूतियां सेकेंडरी मार्केट में प्रवेश करती हैं, जहां ये म्यूचुअल फंड, ट्रस्ट, व्यक्तियों, कंपनियों को यानी इसमें शामिल करते हैं, यानी जो इनको खरीदना चाहता है वो खरीद लेता है, सिंपल सी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला यानी डी, यानी बैंकिंग सेक्टर के क्या हालात हैं। क्या है? बैंकिंग सेक्टर के क्या हालात हैं, याद रखें। तो अब देख सकते हैं ना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का एनपीए अनुपात घट रहा है। तो इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जो नुकसान था एनपीए से, अब वो कम हो रहा है। तो ये अच्छा पॉइंट, इसको आप प्लीज एनपीए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की उपयोगिता। तो अगर आप देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो 2016 में है, उसकी उपयोगिता क्या है? उसकी उपयोगिता यहां पर आप बताएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार अगर हम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का एनपीए देखें तो वो घट रहा है। क्या है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अब जो नए बच्चे होंगे, आपको बैंकिंग सेक्टर यहां से बेसिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यहां से आपको बेसिक पढ़ना है, जरा याद रखिएगा। यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, इसका मतलब क्या है, यानी क्या है बताइएगा जरा। भारत में बैंकिंग सिस्टम 2 प्रकार से चलता है। पहला है अनुसूचित यानी शेड्यूल्ड बैंक, जिनके बारे में डेटा दिया गया है। दूसरा है गैर अनुसूचित बैंक। याद रखें, क्या है? गैर अनुसूचित बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो आप याद रखें, शेड्यूल्ड यानी अनुसूचित बैंक में जो कमर्शियल बैंक हैं वो सारे शामिल हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जितने भी नेशनलाइज बैंक हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, फॉरेन बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, ये सब इसमें हो गए। याद रखिएगा, किसमें? शेड्यूल्ड में। नॉन शेड्यूल्ड और कमर्शियल। नॉन शेड्यूल्ड में कौन होता है? कोऑपरेटिव होते हैं, जैसे रूरल कोऑपरेटिव एंड अर्बन कोऑपरेटिव, ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा आप बेसिक में चले जाएंगे, यानी मेरा ये कहना है जो भी आपके पास बुक वगैरह है तो इसको थोड़ा जाकर के विस्तार से पढ़ लीजिएगा, फिर भी मैं बहुत सी बातें यहां पर बता दे रहा हूं, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं जो अनुसूचित बैंक होते हैं वो कौन होते हैं। ये जो आप यहां पढ़ रहे हैं, जो अनुसूचित बैंक होते हैं, जिन बैंकों को आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड सूची में शामिल किया गया है। आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड सूची में शामिल किया गया, उन्हें हम अनुसूचित कहते हैं। ऑब्वियस है, चूंकि ये वहां अनुसूचित है, ठीक है ना। क्लियर है बच्चे? तो इनको आप प्लीज एक बार पढ़ लीजिएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, उनको 2 कंडीशन भी पूरी करनी होती। पहला, अनुसूचित जो भी बैंक होते हैं उनकी जो भुगतान पूंजी होती है और एकत्रित पूंजी 5 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, अनुसूचित बैंकों की कोई भी गतिविधि जमाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, याद रखें। तो अब इसमें कौन कौन से होते हैं? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 5 अलग अलग समूहों में हिंदुस्तान में वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा राष्ट्रीयकृत यानी नेशनलाइज बैंक, तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चौथा विदेशी बैंक, पांचवा अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक यानी जो निजी क्षेत्र के होते हैं, याद रखें।
ठीक है, और इनको बहुत फायदा होता है क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा जो भी सुविधाएं बैंक रेट के रूप में मिलती है सबका लाभ ये प्राप्त करते हैं, याद रखें। और दूसरी तरफ गैर अनुसूचित बैंक है, चूंकि एडिटोरियल में उनका जिक्र नहीं है तो आप उनको अलग से पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग केवल अनुसूचित की बातचीत कर रहे हैं। अब यहां पर आता है कि एनपीए कम हुआ है, बस याद रखिएगा, ठीक है ना। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, इसीलिए मैं नॉन शेड्यूल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, यानी जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, क्या है, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनके बारे में यहां पर सारी चीजें हैं। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का जो एनपीए है वो घट रहा है, ठीक है ना, लगातार, यानी यहां बताया गया कि अनुपात घट रहा है, तो आप इसको पॉजिटिव लीजिएगा। अब एनपीए भी आपको जानना होगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो एनपीए क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं गैर निष्पादित परिसंपत्ति या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी ये वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण होता है। एनपीए याद रखें क्या होता है, वर्गीकरण होता है जिसका सीधा संबंध किससे होता है, कर्ज, ऋण, लोन ना चुकाने से होता है। कर्ज, ऋण या लोन ना चुकाने से होता है, यानी जब ऋण लेने वाला व्यक्ति यानी एक्स 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन, याद रखिए, का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसी संपत्ति जो अब परफॉर्म नहीं कर रही है, याद रखिए। और अगर बैंकों की संपत्ति एनपीए है तो आपको अच्छे से पता है मार्केट में लिक्विडिटी भी तो कम होगी। तो जब हम जीडीपी पढ़ते हैं कि जीडीपी की समृद्धि अच्छी नहीं है तो हमें ये भी तो सोचना चाहिए, हम सीधा सरकारों की आलोचना करने लगता है, अरे भाई एनपीए भी तो बहुत बड़ा है, बैंकों के पास संपत्ति नहीं है, वो लेन देन के लिए क्या करेंगे, करप्शन ऊपर से, ठीक है ना, क्लियर बच्चे। और आईएमएफ का एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है, मैंने हिंदू में आप लोगों को कराया था, अगर आपको याद हो, आईएमएफ ने कहा भारत की जो 100 रुपए की पूंजी बैंक में रखी उसमें से 37% खतरे में है। यानी 100 रुपए में अगर मान लीजिए बैंक ने 100 रुपए का ऋण दिया है तो 37 रुपया तो मिलना ही नहीं, वो खतरे में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये वे स्वप्न जो भारत को सोने नहीं दे रहे हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष संकट, आप वहां पर भी ये पॉइंट डाल सकते हैं, एनपीए का संकट। और आपसे कोई पूछे कि आर्थिक समृद्धि की दर हाल के वर्षों में कम क्यों रही, तो आप क्या एक रीजन मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बैंकिंग सेक्टर। जैसे हम लोग जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे, आप लोगों को बच्चों याद होगा, आप लोगों को याद होगा एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे ना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, समष्टि आर्थिक स्थिरता। क्या पढ़ रहे थे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, याद रखिएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हम लोग क्या पढ़े थे कि बैंकिंग सेक्टर मजबूत है, बैंकिंग सेक्टर मजबूत है। तो इसका मतलब मैं यहां यह बताना चाह रहा हूं कि बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमिक की पोटेंशियल ग्रोथ के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। अगर उनमें एनपीए रहेगा तो समस्या तो रहेगी ना। हालांकि अब एनपीए कम हो रहा है, इसीलिए बजट में और सर्वे में कहा गया कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर मजबूत है, इंडिया 8 से 8.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट प्राप्त करेगी। ये उसी का एक एग्जाम्पल है कि एनपीए कम हो रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही गई, हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा। जीएनपीए यानी ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए आपके सामने है, अब इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है मेरे बच्चों, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। 2015-16 से पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार जारी है। तो भाई जब एनपीए आपका यानी उसमें सुधार है तो इसमें होगा ही होगा। अब पूंजी पर्याप्तता अनुपात का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो आप इसको कैसे समझें। यानी मेरे बच्चों, पूंजी पर्याप्तता अनुपात होता है ऋण वितरण के संदर्भ में शामिल जोखिम, यानी कि जो आपने ऋण वितरित किया है तो उसको मान लीजिए आपके पास नहीं आता है या कम आता है, तो क्या आप उस जोखिम को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में है। क्या आपके पास बैंक में इतनी पूंजी है कि आपका बैंक अगर ये पूंजी जो एनपीए है नहीं आती तो भी आप बैंक चला पाएंगे, याद रखेगा।
क्लियर है? तो यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात याद रखिएगा। क्या है पूंजी पर्याप्तता? पूंजी पर्याप्तता अनुपात फिर से ऋण वितरण के संदर्भ में शामिल जोखिम के संबंध में बैंक की उपलब्ध पूंजी का अनुपात है, याद रखें। ठीक है ना, याद रखें। इसे हम पूंजी से जोखिम, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट के रूप में भी जानते हैं। यानी हम पूंजी पर्याप्तता अनुपात को पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात के रूप में भी जानते हैं। क्या जानते हैं? पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो के रूप में भी हम जानते हैं। ये आप ध्यान रखें। इसका मतलब क्या होता है कि जो बैंकिंग रेगुलेटर होते हैं, यानी बैंकों का जो रेगुलेशन करते हैं, वो ये मानते हैं कि बैंक अपने पास इतनी पूंजी पर्याप्त रखें कि अगर जो उन्होंने ऋण वगैरह दिया है, अगर वो उसकी वापसी ना हो तो बैंकिंग सिस्टम फेल ना हो। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये हो गया आपका, यहां से आप समझेंगे। पूंजी पर्याप्तानुपात यहां पर बताया गया है, यानी एक बैंक की पूंजी का उसके जोखिम का अनुपात होता है। इसे पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग जमाकर्ताओं को सुरक्षित करने, यानी कि मान लीजिए हमने पैसा दिया है तो हमारा पैसा सुरक्षित रखे, और पूरी दुनिया में वित्तीय प्रणालियों की दक्षता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। याद रखेगा, इतना ही आपको पढ़ना है। और ये बेसल मानक होते हैं, उन्हीं के आधार पर तय किया जाता है। याद रखिएगा, क्या है? बेसल मानक। क्लियर? बेसल मानक, बस आप इतना ही पढ़ लीजिएगा। बेसल मानक यानी बेसल स्विट्जरलैंड का स्थान है, वहां पर एक समझौता हुआ जिसके तहत बैंकों को एक एक्स अमाउंट रखना होता है। आप इतना पढ़िएगा, याद रखिएगा। यानी बेसल 1 हो चुका है, बेसल 2 हो चुका है, बेसल 3 हो चुका है, और इस बेसल 3 के तहत यह कहा गया है कि किसी भी बैंक को, यानी क्या रखना है? 8% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तानुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बनाए रखना है। यानी कि उसको अपने बैंक में 8 रुपया रखना ही रखना है, आप ऐसा मानिए, जिससे कि अगर उसके द्वारा दिए गए ऋण जोखिम में चले जाएं, एनपीए हो जाएं, तो भी बैंकिंग प्रणाली गड़बड़ ना हो। याद रखें। ठीक है ना, याद रखें। न्यूनतम पूंजी पर्याप्ता अनुपात 8% है, याद रखें। ठीक है ना। और ये जब कम होती है तो बैंक ज्यादा मार्केट में पैसा डाल पाते हैं, ये बढ़ा दिया जाता है तो ऑब्वियस है बैंक मार्केट में कम पैसा डाल पाते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, बेसल मानक आपसे पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ई यानी अगला पार्ट आ जाते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दिवाला और दिवालियापन संहिता तो बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। तो एनपीए की समस्या का समाधान करने के लिए और पीछे से चीजों को जोड़ने के लिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी मेरे साथ करेंगे, प्री अगर हो जाता है, ईश्वर करें, तो आपको बहुत सहूलियत होगी। चूंकि बजट बहुत अच्छे से कराया है, इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से करा रहा हूं, तो हम 5 जून यानी 6 जून से 5 जून के बाद ही अगर आपको पीटी का पता लग गया घोरा, फिर हम मेरे साथ, यानी अपने ढंग से मत पढ़ेगा जैसे आपको लगता है कि अब हम पढ़ करके कॉपी, इसको मैं और शॉर्ट रूप में, यानी जब आप मेरे पास आ जाएंगे मेंस देने के लिए, फिर हम लोग इस पर बैठ करके काम करेंगे। पढ़ाऊंगा नहीं, यानी स्लाइड में लगा दूंगा, फिर कटवाता जाऊंगा, इसको हटाओ, ये निकालो, इसको यूनिट 1 में लगाओ, इसको निकालो, इसको 2018 के क्वेश्चन नंबर 5 में लगाओ, इसको यहाँ लगाओ, इसका हम IQ IP करेंगे, याद रखिएगा। तो ये आया दिवाला और दिवालापन संहिता। तो पहले बेसिक यहाँ पर कुछ बताया गया, दिवालियापन क्या होता है, बैंकरप्सी क्या होती है। यानी इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर कोई व्यक्ति जिसने ऋण लिया या कंपनी अपना बकाया कर चुका नहीं पाती है, और दिवाला होता है यानी कि जब कंपनी ये कह दे भैया हमने जो ऋण लिया है उसका भुगतान हम नहीं कर पाएंगे। तो बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर। अब व्हाट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक्ट 2016 में आया था, IBC आपको पता है। यानी कंपनियों और व्यक्तियों को अगर दिवालियापन की स्थिति का सामना करना पड़े तो उसका समाधान हो, उसके लिए एक प्रोसेस, टाइम बाउंड प्रोसेस इस कोड के द्वारा बताया गया है, याद रखिए। क्या है? यानी इसके द्वारा बताया गया, यानी समझिएगा कि
जैसे कि अगर कोई कंपनी कर्ज वापस नहीं कर पाती तो इस कानून के तहत कर्ज वसूलने के लिए उस कंपनी को पहले दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद यानी पहले घोषित कर दिया गया, घोषित करने के बाद, ठीक है ना, एनसीएलटी या घोषित करने की प्रक्रिया में हम समझे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी जो कंपनी संबंधी मामलों के न्याय निर्णय के लिए एक अर्ध न्यायिक क्वासी फेडरल इंस्टीट्यूशन है। तो इसके लिए एनसीएलटी की विशेष टीम क्या करती है, कंपनी से बात करती है। क्या करती है? कंपनी से बात करती है और कंपनी के प्रबंधन यानी जब मैनेजमेंट राजी हो जाता है तो उसे दिवालिया घोषित कर देती है। तो इसका मतलब एनसीएलटी प्रोसेस को अंत तक कौन ले जा रहा है? एनसीएलटी। यानी एनसीएलटी पूछती है मैनेजमेंट से, मान लीजिए आपकी कंपनी है, आप डायरेक्टर हैं, तो आपसे पूछेगी कि भाई क्या स्थिति है। सारे डायरेक्टर्स और स्टेक होल्डर्स कहते हैं हाँ भाई होना चाहिए, तो फिर प्रोसेस यानी उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, उसकी पूरी संपत्ति पर बैंक कंट्रोल कर लेता है और फिर इस संपत्ति को किसी अन्य कंपनी यानी इसकी बोली होती है वह कंपनी खरीद लेती है, याद रखिएगा। यानी एक समय के भीतर इंसॉल्वेंसी कर ली जाती है, याद रखिएगा। और ये साफ कहा गया है कि कोई थर्ड पार्टी यानी कि कोई बाहरी व्यक्ति ही इसको खरीद सकता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आईबीसी आप सबने बहुत बारी पढ़ा, इसमें और भी बहुत कुछ आया हुआ है, ये सारे पॉइंट लिखे गए हैं। यानी भारत में दिवाला और दिवालियापन की कार्रवाई को सरल और तेज करने के लिए एक कंपनी में जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके सहित जो लेनदार होते हैं यानी जिन्होंने कंपनी को ऋण दिया होता है, ऑब्वियस भाई उनको तो पैसा मिलना चाहिए ना, उनके हितों की रक्षा करने के लिए। यानी आपने कंपनी के शेयर लिए तो आपका हित हो जाए, जिन्होंने कंपनी को ऋण दिया है, जो इन्वेस्ट किए हैं, उनका हित सुरक्षित हो जाए, इसके लिए आईबीसी लाया गया है। और इसके साथ साथ कंपनी को किसी और को बेच करके एक टाइम बाउंड फ्रेम में पुनर्जीवित किया जाए, यानी आप कह सकते हैं कि समय पर जो है उसको मुख्य धारा में फिर से लाया जाए। अब एक संस्था का जिक्र है आईबीबीआई, जिस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड। तो आईबीसी का पूरा जो प्रशासन है यही संचालित करता है, उसका सर्वोच्च निकाय है। अब आप देख सकते, ठीक है ना, इसमें और इसको जो शक्ति मिलती है स्टैच्यूरी, वह इसी एक्ट 2016 के द्वारा मिलती है। इसमें वित्त मंत्रालय, कानून और आरबीआई के 10 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। यह एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक और दूसरा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल डीआरटी जैसे 2 ट्रिब्यूनल का उपयोग करके मामलों को सफलता, यानी 2 मामले, यह जो बोर्ड है एनसीएलटी और डीआरटी के माध्यम से क्या करता है, दोनों ही ट्रिब्यूनल हैं, अर्ध न्यायिक निकाय, इनके माध्यम से आईबी यानी जो दिवालिया की प्रक्रिया उसका संचालन करता है। तो प्लीज ये भी पीटी का क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो वही सारी बातें यानी बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप आसानी के साथ कर लेंगे, कुछ भी इसमें नहीं। अब आते हैं एफ, मॉनेटरी ट्रांसमिशन बैंक लेंडिंग एंड डिपॉजिट्स रेट। अब यहां पर आप देखें अगली चीज आपके सामने आती है, बहुत खास नहीं। अब वही सारी बातें यहां, रेपो रेट में इतने कटौती करी, कोई मतलब नहीं, वही सारी बातें यानी रिपीट हो रही हैं। यहां पर एक संस्था का जिक्र है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, यह है जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम संशोधन अधिनियम। यानी ये निगम है और उसके लिए एक्ट लाया गया है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन अमेंडमेंट एक्ट। ये 2021 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, यानी कानून बना है। तो बस मैं ये केवल आपको बताना चाह रहा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये क्या है, ये 1978 में बना था, याद रखें। यह भारत में बैंकों के लिए, याद रखिएगा, भारत में बैंकों के लिए, यानी मान लीजिए जो जमा बीमा और प्लस ऋण गारंटी के रूप में काम करता है, याद रखिए। जमा बीमा और ऋण गारंटर होता है, यानी मान लीजिए कि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपको डर हो कि यार बैंक बंद हो जाए, क्या हो जाए, तो जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए, यानी हम और आप, हमारे कॉमन मैन की बात नहीं है, यानी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो अब वो एक बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं,
तो ऐसे में उनको एश्योरेंस होनी चाहिए ना कि पैसा मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसीलिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बनाया गया था, जो आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। प्री में पूछेगा, लिख देगा वित्त मंत्रालय के द्वारा, आप कहेंगे नहीं आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है ना। और यह क्या करता है, एक प्रकार से समझिए बीमा प्रदान कर देता है, याद रखिएगा। उसमें अब परिवर्तन किया गया है और जमाकर्ताओं के लिए और सहूलियतें लाई गई हैं, जिससे जमाकर्ताओं के बीच बैंकिंग क्षेत्र में विश्वास बढ़ा है। ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब आते हैं बैंक क्रेडिट ग्रोथ, बैंक ऋण में वृद्धि, तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है। बैंक ऋण में वृद्धि का मतलब क्या होता है, बस एक कॉन्सेप्ट, बैंक रेट में वृद्धि का मतलब होता है कि भाई अब आर्थिक गतिविधियां चल पड़ी हैं। जैसे कोविड के टाइम पर सब रुक गया था, लेकिन जब इकोनॉमी चल पड़ी तो चाहे आम आदमी हो और चाहे इन्वेस्टर्स हो, उन्होंने बैंकों से ऋण लिया, और बैंकों से ऋण लेने का मतलब होता है कि आर्थिक गतिविधियों का चलना। तो ये टर्म आप याद रखिएगा यहां पर, और इसमें कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद अब यहां डेटा दिया गया कि जो बैंकों से ऋण लिए जा रहे हैं, तो कृषि ऋण अच्छा लिया जा रहा है। अब ये ट्रेंड है, कृषि ऋण अच्छा लिया जा रहा है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद उद्योगों के लिए जो ऋण था दिसंबर 20 में कम था, लेकिन अब वो पॉजिटिव हो गया है, यानी कृषि ऋण अच्छा चल रहा है, उद्योगों के लिए ऋण अच्छा चल रहा है, व्यक्तिगत ऋण भी अच्छा चल रहा है। 2020 में 9.2 अभी 11 हो गया। इसका मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। बैंक ऋण में वृद्धि का मतलब जो हम पढ़ते हैं ना, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी निवेश। तो इसका मतलब बैंक ऋण में वृद्धि का मतलब होता है निवेश में वृद्धि हो रही। क्या हो रही है, निवेश में। कृषि में निवेश में वृद्धि हो रही, उद्योग में निवेश में वृद्धि हो रही। निवेश दोनों स्तर पर, इन्वेस्टर के स्तर पर भी, और जो हम खरीदते हैं वो भी तो एक प्रकार का निवेश, यानी एक कंज्यूमर भी तो एक प्रकार से इन्वेस्टर ही होता है। व्यक्तिगत ऋणों में वृद्धि हो रही, इसका मतलब आप घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ और चीजें खरीद रहे हैं, ये सारी बातें हैं, याद रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बस बाकी ये आप मत पढ़िएगा, इसको कोई मतलब नहीं है, याद रखिए। अब आते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। तो गैर बैंकिंग यानी जो बैंक से अलग हैं, याद रखिएगा, क्लियर है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां क्या होती हैं, जरा समझिएगा इनके बारे में। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता, थोड़ा बेसिक पढ़ लिया जाए कि ये कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और इनका काम क्या होता है, मुख्य कारोबार उधार देना होता है मेरे प्यारे बच्चों, उधार देना। इसका मतलब है कि मार्केट में ये उधार दे रहे हैं, और अगर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गतिविधि अच्छी है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में उधार लेने की प्रवृत्ति अच्छी। उधार का मतलब होता है निवेश हो रहा है। बट अगर इसमें गिरावट है तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था मंद चल रही, उधार लेने की दर कम है। इसका मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अभी इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा सा सचेत है। तो यही यहां पर कहा गया इकोनॉमिक सर्वे में कि अगर 21-22 तक हम देखें तो एनबीएफसी, जिसका मुख्य काम ही है उधार देना, बेटा अभी तक वो सुस्त बना हुआ। अब आप देख सकते हैं केवल मामूली सा बढ़ा। मार्च 21 में 27.53 लाख करोड़ था, सितंबर 21 में 28.3 लाख करोड़ हो गया। बस एक मामूली सी वृद्धि हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां क्या होती हैं, 1956 के तहत पंजीकृत। इसका मुख्य कारोबार उधार देना होता है, और उधार जब ज्यादा जाता है तो इकोनॉमी की एक्टिविटी पॉजिटिव संकेत मिलता है, कम जाता है तो कहीं न कहीं सुस्त आर्थिक गतिविधि का मिलता है, याद रखेगा। ठीक है ना बच्चे, क्लियर है। तो बस यही चीज यहां पर कहेगी, बाकी आप डिटेल में आपको पढ़ना है, आपको डिटेल भी तो करना है। और जिन बच्चों के पढ़ना है, इसी चैनल पर मैंने मुद्रा बैंकिंग जबरदस्त रूप से पढ़ाया, आप पढ़िए। यानी, और इनको गैर बैंकिंग क्यों कहा जाता है, वे बैंक जैसी वित्तीय सेवाएं यानी ऋण वगैरह प्रदान करती हैं, बट वे बैंकिंग लाइसेंस नहीं रखती, यानी उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता आरबीआई एक्ट के तहत। तो पहला, इसलिए इनको एनबीएफसी कहते हैं। दूसरा, वो डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए भी इनको, और जबकि बैंक डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करते हैं, आप याद रखिए। तीसरा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती, याद रखिएगा, और वह चेक जारी नहीं कर सकती हैं। तो अब एनबीएफसी और बैंक में क्या अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ये भी समझ लीजिए।
एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, चेक भी नहीं जारी कर सकते। इन्वेस्टमेंट बैंक, मोर्टगेज लेंडर्स, मनी मार्केट फंड, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब है एनबीएफसी। आप देखिएगा, यानी एक निवेश बैंक, एक बंधक ऋणदाता, एक मुद्रा बाजार निधि, बीमा कंपनियां, सभी एनबीएफसी के उदाहरण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मजा आया कि नहीं मजा आया, आप देख सकते हैं। अब देखिए एनबीएफसी कितना ऋण दे रहा है, यानी एनबीएफसी का जीडीपी में कितना हिस्सा है एनबीएफसी ऋण का। अब जबकि मैंने बता ही दिया कि एनबीएफसी जितना ऋण देगा, इसका मतलब कि आर्थिक गतिविधियां तीव्र हैं, कम देगा तो इसका मतलब आर्थिक गतिविधियां सुस्त हैं। मामूली बढ़ोतरी होगी तो मतलब कुछ हद तक सही है। तो क्रेडिट रेशियो आप देख सकते हैं, यानी अगर हम 13 से लेकर 21 तक का देखें, आपको पता, यानी इसका मतलब कि जीडीपी में एनबीएफसी क्रेडिट का कितना भाग है वो आप पढ़ने जा रहे हैं। 8.6, 8.8, 8.9, 9.6, फिर देखिए 9.6, फिर 11, फिर 12.2, फिर 12.1 और अब 21 में 13 यानी कि ये बढ़ा है लगातार। इसका मतलब है भारतीय आर्थिक गतिविधियों में बैंकिंग सेक्टर के साथ नॉन बैंकिंग सेक्टर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि मंदी के समय में स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर है। क्यों? क्योंकि ये कारोबार के लिए ऋण प्रदान करते हैं और कारोबारी अभी भी पूरी तरह से यानी अपनी गतिविधियों में वापस नहीं जा पाए हैं। अब बताइए मजा आया कि नहीं आया। अब यहां पर फिर पेटी का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि एनबीएफसी सेक्टर से सबसे ज्यादा ऋण कौन लेता है? इंडस्ट्री, बस याद रखें। तो सबसे ज्यादा ऋण, यानी अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उद्योग क्षेत्र यहां से कारोबार के लिए सबसे ज्यादा ऋण लेता है। और अगर इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि एनबीएफसी की गतिविधियां यानी उधार देने की अभी सुस्त है, तो इसका मतलब औद्योगिक क्रियाकलाप सुस्त हो गए कि नहीं हो गए। अब आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछ लिया एनबीएफसी का औद्योगिक गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या आप कर पाएंगे? आप देखिए हम लोग कितना गहरा अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ साथ रिटेल लोन्स के लिए भी देता है और सेवाओं के लिए भी देता है। तो रिटेल लोन हो गया, सर्विसेज, मंदी क्यों है? अब आपको इस बात का उत्तर मिल गया, याद रखें, ठीक है ना? तो आप देखिए, तो बस, और इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनबीएफसी देखिए, एनबीएफसी से ऋण किन किन क्षेत्रों को मिलता है, कितना? इंडस्ट्री आप देखिए सबसे बड़ा हिस्सा, फिर रिटेल लोन्स दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा, सर्विसेज आपके सामने इतना है, अदर नॉन फूड यानी तो इसमें बहुत कुछ एलिमेंट है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। येलो वाला एग्रीकल्चर एंड अलाइड। अब देखिए एनबीएफसी, अब मान लीजिए पीटी में क्वेश्चन आ जाए कि एनबीएफसी हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने वाले एक बड़े क्षेत्र के रूप में उभरे हैं, तो आप कहेंगे नहीं भैया बहुत बड़े नहीं, मध्यम। तो आप देख सकते हैं, यह पीटी के लिए याद करिए। आप सोचिए किस किताब में, आप सोचिए किस किताब में, तब आपको आएगा मजा। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों इंश्योरेंस सेक्टर। कोई बहुत बड़ी चीज इसमें हमें दिमाग में नहीं लगानी है। इंश्योरेंस सेक्टर ऑब्वियस है, यानी यहां ये बताया गया है, क्या बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों, कि हमारा जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो तेजी के साथ 4.2% पर पहुंच गया है, याद रखिएगा। अब ये क्या होता है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है, जरा यहां पर देखिए, ठीक है ना? यानी किसी दिए गए वर्ष में कुल बीमा प्रीमियम का जीडीपी से अनुपात, यानी जो कुल बीमा मिला है, यानी जीडीपी में कितना बीमा का हिस्सा है, ये याद रखिएगा। इसको बोलते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। जीडीपी में बीमा का हिस्सा एक छोटे से शब्द में याद रखिए, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। यानी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है? एक रेशियो होता है किसका? टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम का टू ग्रॉस जीडीपी इन आ दिए गए वर्ष, यानी गिवन ईयर। तो ये फैक्ट याद करिएगा। तो ये बढ़ा है, क्या है? ये बढ़ा है, यानी जीडीपी में बीमा का हिस्सा बढ़ा है, याद रखिएगा। इसके बाद कहा गया बीमा घनत्व भी बढ़ा है, अगर 2001 से 20 में कंपेयर करें, ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, अब बीमा घनत्व क्या होता है, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है? एक रेशियो होता है, एक रेशियो होता है किसी दिए गए वर्ष में कुल जनसंख्या के लिए कितना बीमा किया गया, उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस डेंसिटी। सिंपल सा, जनसंख्या के अनुपात में कितना बीमा किया गया। अब यहां बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
आप मुझे बताइए, अगर ये सब क्वेश्चन आता है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस, क्या आप कर पाते? तो अब यहां पर एक और फैक्ट है कि जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उस मामले में भारत इंटरनेशनल एवरेज के बराबर है, लेकिन जो हमारा बीमा घनत्व तो काफी कम है। यानी हमने अपने नागरिकों को बहुत बड़े स्तर पर बीमा नहीं दिया है, चाहे स्वास्थ्य बीमा चाहे जो बीमा, जितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया। तो ये भी जब आप कभी स्वास्थ्य बीमा वगैरह पर लिखें तो आप लिखें कि इंश्योरेंस डेंसिटी के मामले में भारत वैश्विक औसत से काफी पीछे, जबकि जीडीपी में इंश्योरेंस की भागीदारी में वह अंतर्राष्ट्रीय औसत के बराबर है। इसको मत पढ़िएगा, वो बातें जो यहां लिखी हो मैंने वहां पर पहले ही बता दी। अब आता है डेवलपमेंट इन कैपिटल मार्केट। ठीक है, यानी हम सेकंड लास्ट पर पहुंच गए। डेवलपमेंट इन कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार में विकास। क्या है? पूंजी बाजार में विकास। तो पूंजी बाजार मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। अर्थव्यवस्था की विकास दर बनाए रखने, यानी जीडीपी को बनाए रखने और उससे बढ़ावा देने में पूंजी बाजार की अहम भूमिका होती है। यह क्या करता है? उद्योगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों धन जुटाता है, यानी उद्योगों के लिए धन जुटाने का एक महत्वपूर्ण जरिया होता है और किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का एक कारगर स्रोत होता है। यानी ये इन्वेस्टमेंट, यानी प्राइमरी मार्केट और म्यूचुअल फंड एक्टिविटीज, यानी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, पूंजी बाजार के दो कंपोनेंट होते हैं और यह इकोनॉमी की जीडीपी को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। यानी अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या करें? आपको पैसा तो चाहिए, ऋण तो चाहिए, तो ये पूंजी बाजार से वो ऋण मिलता है, याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये दीर्घकालिक जीडीपी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, याद रखिएगा। इसका मतलब है जो कैपिटल मार्केट होता है वो जीडीपी यानी इकोनॉमी को की समृद्धि को बढ़ाने में कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कैटलिस्ट के स्तर पर ये काम करता है, याद रखिएगा। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। अब पूंजी बाजार आपके सामने है और पूंजी बाजार यानी आपके सामने जो यहां पर डेटा है, ठीक है, क्या क्या है? एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है द्वितीयक मार्केट यानी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और द्वितीयक मार्केट, यानी ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। तो जो प्राइमरी मार्केट होता है उसके बारे में क्या है, यानी इस प्रकार के पूंजी बाजार में, यानी प्राइमरी मार्केट में कंपनियां, सरकारें और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान क्या करते हैं? बॉन्ड जारी करते हैं और धन जुटाते हैं। प्राथमिक बाजार में याद रखिएगा जो आईपीओ वगैरह होता है बच्चे ना, आईपीओ होता है ना, वही है प्राइमरी मार्केट। और आपको पता है बजट में भी हमने पढ़ा खूब आईपीओ की बिक्री हो रही पिछले एक दशक में। अगर कंपेयर करें तो आईपीओ ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया हुआ है, याद रखिए। यानी एक उदाहरण से समझते हैं कि प्राथमिक पूंजी बाजार निगम, जैसे हम आईपीओ के, सिंपल हटा दीजिए, अगर हम आईपीओ के माध्यम से इसको समझें, याद रखिए, तो इसमें क्या होता है? प्राथमिक पूंजी बाजार में इन्वेस्टर सीधे कंपनी से शेयर खरीदता है, ये चीज है, याद रखिएगा। और उसके बाद अगली, तो अब देखिए पूंजी बाजार में विकास में पहले प्राइमरी मार्केट यानी मुख्य बाजार में क्या विकास है आपके सामने है, यानी प्राइमरी मार्केट में हम क्या विकास कर रहे हैं। तो इक्विटी यानी शेयर वगैरह में हम क्या कर रहे हैं? देखिए आईपीओ, यानी आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है, अब आप देख सकते हैं, यानी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनिशियल पब्लिक ऑफर में। यानी एक बहुत बड़ा माध्यम प्राइमरी मार्केट विभिन्न कंपनियों को धन जुटाने के मामले में सामने आया है। तो पहला तो ये हो गया, इक्विटी के स्तर पर प्राइमरी मार्केट में गजब का काम हो रहा है। डेब्ट के स्तर पर याद रखिएगा यह भी, यानी ऋण के रूप में भी बेहतर काम हो रहा है, यानी औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए ऋण। अब आते हैं म्यूचुअल फंड एक्टिविटीज क्या है, यानी म्यूचुअल फंड एक्टिविटीज, याद रखें, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड एक्टिविटीज भी बढ़ी हैं, बस एक सामान्य सा फैक्ट आप याद रख लीजिएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। यहां पर एक पॉइंट शायद मेरे दिमाग से उतर गया,
वो है जो मैंने बताया कि प्राइमरी मार्केट मैंने बताया, जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी जो काम पहली बार किया जाता है। दूसरा मैंने द्वितीयक मार्केट का जिक्र किया था, इसमें स्टॉक, शेयर और बॉन्ड और अन्य इसी प्रकार के जो उपकरण होते हैं ग्राहकों द्वारा खरीदे और बेचे जाते हैं। इसकी मुख्य विशेषता मौजूदा या पहले से जारी प्रतिभूतियों का आदान प्रदान और व्यापार है। शेयर बाजार जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वितीयक पूंजी बाजार के उदाहरण है। ये आप याद रखिएगा, बाकी इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आ गए अंत यानी इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस। इंडियन बेंचमार्क क्या होता है मेरे बच्चे? यानी जो हमारे शेयर बाजार के सूचकांक होते हैं, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी। तो ऑब्वियस है सूचकांक इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण संकेतक होता है। होता है कि नहीं होता है मेरे बच्चे? तो वही है, यानी ये भी अच्छा दिखा रहे हैं, यानी ये भी अच्छा दिखा रहे हैं। तो आप इकोनॉमी में देखिए, ये सब भी माइक्रो इकोनॉमी क्या है, स्टेबिलिटी के इंडिकेटर्स होते हैं। टर्मिनोलॉजी याद करिएगा, इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस यानी जैसे सेंसेक्स और निफ्टी जब अच्छा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि यानी इंडियन इकोनॉमी बेहतर दिशा में जा रही है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन भूलिएगा नहीं 8 PM मंगलवार इन्हीं विषयों पर इकोनॉमी के दिग्गज आदरणीय रमेश सिंह सर के साथ मैं सुनील अभिव्यक्ति मिलूंगा रात को 8 बजे। कहां पर? यानी आपके चैनल पर। किस चैनल पर? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप वाले चैनल पर, ध्यान रखिएगा, लर्निंग ऐप पर। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, लेट्स क्रैक, गॉड ब्लेस एवरीवन, थैंक यू सो मच।